जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। बहुत सारी बुक या बहुत सारे ऐसी जगहों पर हमने देखा है कि इस हेडिंग का ये हेडिंग ना मिलकर यहाँ पर लिखा हुआ होता है मैकेनिकल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। तो चाहे मैकेनिकल फोर्स लिखा हो और चाहे ना लिखा हो, आपका जो हेडिंग का डेरिवेशन करने का तरीका है वो सेम रहेगा। तो बहुत सारी बुक प्रेफर करते हैं कि फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, बहुत सारे लोग लिखते हैं मैकेनिकल फोर्स ऑन अ सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। इसका मीनिंग क्या है? ये कहना ये चाह रहा है कि अगर अपने पास कोई एक सरफेस है और वो सरफेस किसी भी रैंडम शेप का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्क्वायर हो, सिलेंडर है या कुछ भी हो या स्फेयर हो, तो किसी भी शेप का एक सरफेस हो सकता है। और इस सरफेस पर हमने जो चार्ज दिया है, सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज दिया है ये दिया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये एक कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर पर मैंने क्यू चार्ज दिया और ये क्यू चार्ज इस पूरे कंडक्टर पर इस बिल्कुल यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करेगा, नेचर सेम होने की वजह से कुछ रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से नेचर सेम होने की वजह से कुछ रिपल्सन का फोर्स लगाएगा। ऐसे ही एक चार्ज दूसरे चार्ज पर हमेशा क्या करेंगे, एक रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे और वो चाहेंगे कि इस रिपल्सन के फोर्स की वजह से इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जिससे कि एक चार्ज दूसरे चार्ज से थोड़ी सी दूरी पर हो जाए और उनके रिपल्सन फोर्स की जो वैल्यू है वो कम होता चला जाए। तो इन चार्ज का नेचर है कि सरफेस को बढ़ाएं और ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं वो आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं और सरफेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पर या इस सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज या किसी भी तरीके का चार्ज देने की वजह से ड्यू टू द रिपल्सन फोर्स ये सरफेस पर एक दूसरे से कैसा फोर्स लगाते हैं, उसी फोर्स के लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो हम लोग बेसिकली उस इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई एक सरफेस ले लेते हैं, इसका एक सरफेस छोटा सा ले लेते हैं और इस सरफेस पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि इस का ds एरिया है। इस सरफेस का एरिया कितना है, ds है, और इस पर जो चार्ज है वो कितना है, वो dq चार्ज है। वो कितना है, dq चार्ज है। तो ds सरफेस का dq चार्ज है और इस सरफेस पर हमने ले रखा है। तो हमने इस पूरे सरफेस को छोटे छोटे एलिमेंट में, स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लिया, ds 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 ऐसे। और एक छोटे से एलिमेंट की वजह से अगर हम देखें कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन का फोर्स लग रहा है इस सरफेस को इंक्रीज करने के लिए, अगर वो फोर्स की वैल्यू छोटे से एलिमेंट ds की वजह से कैलकुलेट कर ले गए, तो फिर हम उसको इंटीग्रेट करके टोटल सरफेस पर लगने वाला जो मैकेनिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स है इस सरफेस को इंक्रीज करने के लिए, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस सरफेस के नियर पॉइंट कोई है एक जो कि P पॉइंट है, और अंदर में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ पर ये पॉइंट Q है। एक पॉइंट P ले लेते हैं और एक पॉइंट Q ले लेते हैं। और P पॉइंट पर अगर मैं इस ds सरफेस के dq चार्ज की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, तो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, हम उसको E1 कह रहे हैं। लेकिन रेस्ट ऑफ द सरफेस जो ये ब्लू कलर का बचा हुआ है, जो ये रेस्ट ऑफ द सरफेस है, ये रेस्ट ऑफ द सरफेस है, ये रेस्ट ऑफ द सरफेस जो बचा हुआ है, इसकी वजह से भी तो इस P पॉइंट पर कुछ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस पूरे सरफेस को ds एक छोटा सा एलिमेंट और इस पूरे बचे हुए सरफेस को, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस जो बचा हुआ है, इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस P पॉइंट पर मैं ऐसा मान रहा हूँ कि E2 है। E2 है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टर, वो E2 है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P, और E1 जो है वो ds सरफेस की वजह से है। इसी तरीके से अगर मैं ये मानकर चलता हूँ कि ये यहाँ से इतना पार्ट,
ये इतना पार्ट ये इतना पार्ट अगर मैं कह दूं कि एक एक पार्ट है और इतने को मैं बोल दूं कि ये एक पार्ट है, और इसके ठीक अपोजिट यहाँ पर इतना को कह दूं कि एक पार्ट है, मतलब इसके ठीक अपोजिट यहाँ, इसका ठीक अपोजिट यहाँ कहीं आएगा, इसका ठीक अपोजिट क्यू पॉइंट से होते हुए यहाँ कहीं पर आएगा, और ये इतना, ये मैं कह दूं कि एक पार्ट है। तो इसकी वजह से अगर मैं कहूं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इतना होगा, इस पार्ट की वजह से, इस पार्ट की वजह से, और इधर से इस पार्ट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इतने पार्ट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं पूछूं आपसे कितना होगा, तो आप बोलोगे कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इधर होगा। तो आप देखेंगे कि इधर का जितना भी पार्ट है और इधर का जितना भी पार्ट है वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होने की वजह से दे आर कैंसिलिंग टू ईच अदर, ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को। इट मीन्स दैट अगर मैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ds की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस ds की वजह से वो इधर होगा, ds एलिमेंट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा, यानी कि E1 इधर होगा, E1 इधर होगा। और इस एलिमेंट की वजह से ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2 वो इस साइड में होगा, या हम ऐसा कह दें कि अपोजिट सेंस में ऐसे ले सकते हैं हम। केवल यही पार्ट बचेगा, बाकी सारा का सारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगा। तो इस बात को जितना अभी तक हमने माना है, इस बात को हम लिख सकते हैं। तो अभी तक जितना हमारा अजम्पशन चला उसी अजम्पशन को मैंने लिखा है कि इन चार्ज कंडक्टर द चार्ज रिसाइड इंटायरली ऑन द सरफेस एज द सिमिलर चार्जेज रिपेल ईच अदर, देयरफॉर द चार्ज ऑन एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज रिपेल्ड बाय द चार्ज ऑन द रेस्ट ऑफ द सरफेस। यही बात हमने जो आपको समझाई वही बात हमने लिख रखा है कि डी क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी E1 है, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी E2 है। तो ये बात भी लिख ही लेता हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ds एलिमेंट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E1 है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सरफेस वो कितना है, इज E2 है, ये E2 है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एट द पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द सरफेस इज E2। अच्छा चलो ठीक है, आप यहाँ भी लिख सकते हो इज E1, ठीक है, E1 ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। चलो E1 की वैल्यू मिल गई आपको, और E1 मिल गया और E2 मिल गया। एक चीज़ हम और कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालें P पॉइंट पर, तो क्या कर सकते हैं, तो नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू ds surface element and rest of the surface जो रेस्ट ऑफ द सरफेस है, और ds की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप पाओगे कि E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो द एंगल बिटवीन द बोथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। इट मीन्स नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। यहाँ पर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा। हमने आपको एक लेक्चर में बताया था
कि किसी भी शेप ऑफ द कंडक्टर की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, वो शेप पर डिपेंड नहीं करता है, और नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दिस वैल्यू इज पुट इन दिस वैल्यू, वी विल गेट E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। बट हम इस इंटायर पॉइंट पर भी बात कर लें जो कि पॉइंट Q है। तो Q पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट ds, तो इज E1। तो E1 हम वहाँ पर लिख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सरफेस इज E2। बोथ आर, हम देखेंगे बोथ आर अपोजिट इन डायरेक्शन एट Q। देखो Q पर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं, सो है हेंस द एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री। तो हेंस आप क्या लिखोगे, हेंस एंगल बिटवीन both intensity of electric field of electric field, the angle between both intensity of electric field is 180 degree. So net intensity of electric field E is equal to E1 माइनस E2। और अगर आपको ध्यान हो तो एक चीज़ आप ध्यान से देखो कि दिस इज द कंडक्टर, ये क्या है, कंडक्टर। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। तो दिस इज अ conductor, so net intensity of electric field inside the कंडक्टर के अंदर नेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो 0 होगा। E नेट इज इक्वल टू 0। अगर E नेट हमारा 0 हो गया तो अब ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, E1 माइनस E2 मिलेगा। और इस इक्वेशन से हमको मिल जाएगा E1 इज इक्वल टू E2 मिल जाएगा। क्या मिलेगा, E1 इज इक्वल टू E2। दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट। हम क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ E1 इज सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट है मेरा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। E1 इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन है E1 प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। और E1 की जगह पर E2 पुट करने वाले हैं, E2 प्लस E2। अच्छा, हमने क्या माना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, तो 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द सरफेस। तो ये बात भी यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू
ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द सरफेस, रेस्ट ऑफ द सरफेस, रेस्ट ऑफ द सरफेस, रेस्ट ऑफ द सरफेस की वजह से पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पी पॉइंट इस डी एस सरफेस पर जिस पर चार्ज डी क्यू है, इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो एट अ पॉइंट पी द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स एट द सरफेस रिपल्सन फोर्स, या ऐसे लिख सकते हैं रिपल्सन फोर्स ड्यू टू रेस्ट ऑफ द सरफेस की वजह से कितना रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कि यहाँ पर इस चार्ज पर, इस डी क्यू चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स लग रहा है। तो इस डी क्यू चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स तो हम रखेंगे डी क्यू और इनटू इस सरफेस की वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इस सरफेस की वजह से यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा डी क्यू, या डी एस एरिया पर जो डी क्यू चार्ज है इस पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस की वजह से। तो हम रिपल्सन फोर्स कैलकुलेट करेंगे यहाँ इस सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके, और इस सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E2 माना है और इस DS सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 माना है। तो हम यहाँ पर इस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस की इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 माना है। तो DQ पर कितना फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा F इज इक्वल टू डी क्यू पर फोर्स लग रहा है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा। और F इज इक्वल टू हम एक चीज़ और बना सकते हैं कि इस डी क्यू का चार्ज डेंसिटी कितना होगा। तो डी क्यू की चार्ज डेंसिटी अगर हम सिग्मा मान लें, क्योंकि ये सरफेस है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा, और डी क्यू चार्ज होगा और डी एस एरी सरफेस पर, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी एस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डी क्यू। तो डी क्यू की जगह पर हम क्या रखने वाले हैं, सिग्मा इंटू डी एस और इंटू E2, और E2 की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो F इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी एस और इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो फोर्स मिलने वाला है वो हमको मिलेगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स ऑन द सरफेस एलिमेंट डी एस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स मिलने वाला है जो इस सरफेस पर इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सरफेस की वजह से डी क्यू चार्ज पर लग रहा है। और ये डी क्यू चार्ज पर जो ये फोर्स लग रहा है ये आउटवर्ड फोर्स है। कैसा फोर्स है ये, आउटवर्ड फोर्स है। तो दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन फोर्स ये रिपल्सन फोर्स लग रहा है जिसका डायरेक्शन कैसा है, या हम इसको हम आउटवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं, आउटवर्ड फोर्स भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर यही फोर्स लग रहा है इस सरफेस पर, इस सरफेस पर ऐसे चार्ज पर लग रहा है ताकि सरफेस इसका कैसा हो जाए, बड़ा हो जाए। सरफेस बड़ा हो जाएगा तो उतने ही चार्ज अब बड़े सरफेस में आएंगे, तो थोड़ा सा इनके बीच रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ जाएगा। रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ने से इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स कम हो जाएगा, और फोर्स लगेगा तो और सरफेस बढ़ जाएगा, और चार्ज दूर दूर चले जाएंगे, और सरफेस बड़ा हो जाएगा तो और चार्ज दूर दूर हो जाएंगे। तो जितने ही चार्ज दूर दूर होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स या आउटवर्ड फोर्स उतना ही कम होता चला जाएगा। ये हम लोग जान चुके हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन में एक और राज छुपा हुआ है। ये जो फोर्स है ये DS एरिया पर है। ये किस पर है, दिस फोर्स ऑन DS एरिया। क्या है ये, दिस फोर्स ऑन DS एरिया, ये DS एरिया पर है, DS एरिया पर है। अगर मैं यहीं पर इस D एरिया को लाकर F के नीचे बैठा देता हूँ और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कर देता हूँ, तो आप क्या देखोगे कि दिस इज द सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया,
एंड दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स क्या है ये? रिपल्सन फोर्स। इट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया कुछ आप जानते हैं, फोर्स अपॉन एरिया कुछ आप जानते हैं। दिस इज द प्रेशर, दिस इज द प्रेशर, बट इन दिस वे दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन फोर्स। इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर होगा ये क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर बनेगा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बनेगा ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P इज इक्वल टू एफ अपॉन डी एस, क्या हो जाएगा? एफ अपॉन डी एस। इट मीन्स P इज इक्वल टू एफ की जो वैल्यू है वो कि एफ बाई डी एस की जो वैल्यू है वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कितना होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका ये मतलब है कि यूनिट एरिया या डीएस एरिया पर जो प्रेशर लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो प्रेशर लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। एक बात और आपको दिखा दें कि सिग्मा इज इक्वल ई इज इक्वल टू, यहाँ से देखो ई इज इक्वल टू, आपने क्या देखा था? ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई हो जाएगा। दिस वैल्यू इज पुट इन दिस इक्वेशन, वी विल गेट, हमको क्या मिलने वाला है? देखो हमने देखा था कि सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट ई होता है, तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू ई इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि सिग्मा स्क्वायर है, 2 एप्सिलॉन नॉट। वी विल गेट P इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन से एक एप्सिलॉन क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमको क्या मिलने वाला है? P इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन 2। इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर। क्या होगा ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। या आप इसी बात को एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि दिस इज द आउटवर्ड फोर्स, दिस इज द आउटवर्ड फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया भी आप लिख सकते हैं ऑफ द सरफेस। क्या है? P इज इक्वल टू एफ अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। आप ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेशर में लिख सकते हैं।